सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार प्यारे साथियों। जैसे कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है जो कि कथामृत का, तो आज हम पहुंचे हैं उसके 41वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है दक्षिण भारत का एक ख्वाबमयी नजारा। तो इसमें जो योगानंद जी हैं और मिस्टर राइट, जो कि अमेरिका से उनके साथ आए हैं, उनके स्कतर, वो पहुंचते हैं दक्षिण भारत के पहाड़ों में। वहां पर चामुंडा देवी के मंदिर के वे दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से वो बता रहे हैं कि मैसूर साफ दिखाई दे रहा था। और चामुंडा देवी जो है वो मैसूर के शाही परिवार की कुल देवी है, जो कि सोने और चांदी के सिंहासन के ऊपर शोभायमान है। और यहाँ पर जब वो उसके दर्शन करके देवी के बाहर आते हैं, तो यहाँ पर योगानंद जी मिस्टर डिक को कह रहे हैं कि डिक, इस मंदिर में दाखिल होने वाले तुम पहले विदेशी हो। इससे पहले कई और विदेशियों के दाखिल होने के यत्न व्यर्थ गए हैं। तो योगानंद जी कहते हैं कि इन शब्दों को सुनकर श्री राइट पहले चौंके और फिर वो खुश हो गए। और फिर वहां के पुजारी ने उनको गुलाब जल से पवित्र की हुई गुलाब की पत्तियां दी। तो मिस्टर राइट बोले कि मैं इनको हमेशा संभाल कर रखूंगा। और आगे कहते हैं योगानंद जी कि मैं और मेरा साथी मिस्टर राइट 1935 के नवंबर के महीना मैसूर रियासत के महाराजे के जानशीन युवराज श्री कंथीर नरसिंह राज वड्यार के संदेश के ऊपर, उन्होंने उनको इनविटेशन दिया था, तो वहां पर वो शाही मेहमान के तौर पर दिन बिता रहे थे। और आगे वो कह रहे हैं कि पिछले 15 दिनों के दौरान मैंने टाउन हॉल, महाराजे के कॉलेज और यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में मैसूर शहर के निवासियों और विद्यार्थियों के सामने मैं भाषण दे चुका था। और इससे अलावा मैं बेंगलोर में 3 जनसभाओं को नेशनल हाई स्कूल, द इंटरमीडिएट कॉलेज और चैटी टाउन हॉल में संबोधन किया था, जिसमें करीब 3,000 श्रोते शामिल थे। और यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि मुझे पक्का पता नहीं कि हाजिर स्रोतों को अमेरिका की जो चमकदार तस्वीर मैंने अपने भाषणों में प्रस्तुत की थी, कि वो उससे कितना प्रभावित रही। लेकिन वो कहते हैं जब मैं पूर्व और पश्चिम की सर्वोत्तम खासियतों के आपसी सहयोग से होने वाले फायदों का जिक्र करता था, तो पूरा हाल तालियों से गूंजने लगता था। और आगे वो कहते हैं मैं और मिस्टर राइट गर्म प्रदेश की शांति में आराम से समय बिता रहे थे। और आगे वो कहते हैं कि मैसूर के अपने अनुभवों के बारे में मिस्टर राइट ने अपने सफरनामे में इस तरह से लिखा है। अब ये मिस्टर राइट लिख रहे हैं कि दिन रात नई ताजगी, कभी कोई दोहराव नहीं, कभी फिर से वही रंग नहीं। दिन को रात में बदलते और रात को दिन में बदलते समय भारत में जो सुंदरता प्रकट होती है, संसार में उसकी और कहीं मिसाल नहीं मिलती। अक्सर आसमान इस तरह दिखाई देता है जैसे परमात्मा ने अपने रंगों की पेटी में से सभी रंग निकालकर एक ही समय में जोर से आसमान में उछाल दिए। और मैसूर शहर से 12 मील दूर विशाल कृष्णा राज सागर डैम, वहां का वो कहते हैं कि सूरज छिपने समय का गौरवशाली सुंदरता का नजारा मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो कृष्णा राज सागर डैम है उसके बारे में वो बताते हैं कि मैसूर शहर के आसपास की जमीन की सिंचाई करने के लिए 1930 में इस डैम का निर्माण किया गया था। मैसूर जो शहर है वो अपने रेशमी कपड़ों, साबुन और चंदन के तेल के लिए प्रसिद्ध था। और आगे वो बताते हैं कि वहां जाने के लिए मैं और योगानंद जी एक छोटी सी बस में सवार होकर चल पड़े। उस बस के इंजन को हैंडल मारकर चलाने के लिए एक छोटा सा लड़का भी, कहते हैं, हमारे साथ था। सड़क कच्ची थी लेकिन समतल थी। और वो कहते हैं जब हम चले तो उस वक्त सूरज जो था वो छिपने वाला था और आसमान पककर पिचके हुए टमाटर के जैसे रंग का दिखाई दे रहा था। और हर जगह पर
जहां भी रास्ता चावल के चकोर खेतों में से होकर जा रहा था, रास्ते के दोनों तरफ ठंडे छादार बोहड़ के पेड़ थे, जिनमें से कई नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ भी थे। और लगभग हर तरफ जंगल सी हरियाली दिखाई दे रही थी। और आखिर वो कहते हैं, हम एक पहाड़ पर पहुंचे। सामने एक बनाई गई विशाल झील दिखाई दे रही थी, जिसमें आसमान के तारे और किनारों पर खड़े ताड़ और पेड़ों के परछाइयां जो हैं वो दिखाई दे रही थी। झील के चारों तरफ पहाड़ों को सीढ़ियों की तरह काट काट कर सुंदर बगीचे बनाए गए थे, और किनारों के ऊपर बिजली की रोशनी की कतारें थी। और डैम के दीवार के नीचे का नजारा वो कहते हैं देखने वाला था। बहुत ऊंची ऊंची उठने वाली गर्म पानी की फुहारें ऊपर रंग बिरंगी रोशनी की किरणें इस तरह का नजारा पेश करती थी, जैसे सुंदर रंग बिरंगी चमकती स्याहियों के झरने, जैसे नीले लाल हरे पीले झरने वहां पर नाच कर रहे हों। कहीं कहीं हाथियों के पत्थर की आलिशान मूर्तियां अपनी सूंडों को उठाते हुए पानी की फुहारें छोड़ रही थी। ये डैम वो कहते हैं जिसके रोशनी के फुहारे मुझे 1933 में शिकागो में हुए विश्व मेले की याद दिला रहे थे। और ये सब देखते हुए मिस्टर राइट कहते हैं कि भारत में लोगों ने इतने ज्यादा प्रेम से हमारा स्वागत किया कि जिससे मेरे अंदर ये डर पैदा हो गया कि परमहंस योगानंद जी को अमेरिका वापस लेकर जाने के लिए मुझे जरूरत से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे एक और दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ, हाथी की सवारी करने का। और राजकुमार ने हमें हाथी की सवारी का वो कहते हैं आनंद लेने के लिए अपने गर्मियों के महल में बुलाया। हाथी का शरीर बहुत बड़े आकार का था, और उसके ऊपर हौदे के ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी लगाई गई थी। और मिस्टर राइट कहते हैं कि मैं उस सीढ़ी के द्वारा रेशम के गद्दे लाकर नरम बनाए गए एक हौदे के ऊपर पहुंच गया, और हाथी ढलान से उतरते हुए एक तंग से रास्ते के ऊपर चलने लगा। और उसके साथ ही शुरू हो गया हमारा इधर उधर लुढ़कना, उछाले जाना, ऊपर को उठना और फिर नीचे को गिरना, कभी इधर झुकना कभी उधर झुकना। तो वो कहते हैं ये सब कुछ इतना रोमांचक था कि फिक्र करने की या किसी को कुछ कहने की वक्त ही नहीं था वहां पर। अपनी जान बचाने के लिए हम लोग हौदे को कसकर पकड़ने के अलावा और कोई भी विचार उस वक्त हमारे मन में आ नहीं रहा था। और वो लिखते हैं कि दक्षिण भारत एक जिसका के बयान नहीं किया जा सकता इस तरह की सुंदरता से भरपूर इलाका है। पूरे भारतवर्ष में वो कहते हैं भवन निर्माण कला बुद्ध तराशी और चित्रकला का सबसे सुंदर प्रदर्शन हैदराबाद रियासत में चट्टानों को तराश कर बनाई गई अजंता एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलता है। एलोरा का कैलाश मंदिर एक बहुत बड़े पहाड़ को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर में देवताओं मनुष्य पशु की मूर्तियां इतने बड़े बड़े आकारों में तराशी गई हैं, जिनका दुनिया में मुकाबला सिर्फ माइकलो एंजेलो की कलाकृतों के साथ ही किया जा सकता है। अजंता में 5 गुफा मंदिर और 25 गुफाएं हैं, जिनमें किसी वक्त सन्यासी निवास किया करते थे। और ये सभी गुफाएं चट्टानों को तराश कर ही बनाई गई हैं, और इनके आधार जो है वो थमले हैं, जिनके ऊपर बहुत ही सुंदर रंगीन चित्र और मूर्तें बनाकर चित्रकारों और मूर्तिकारों ने अपनी कला कुशलता को अमर बना लिया है। आगे वो कहते हैं हैदराबाद शहर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी और एक बहुत बड़ी मक्का मस्जिद है, जिसमें 10,000 मुसलमान इकट्ठे एक ही वक्त पर नमाज पढ़ सकते हैं। आगे वह मैसूर शहर के बारे में बता रहे हैं कि यह समुद्र तल से 3,000 फुट की ऊंचाई पर है, और बहुत जंगलों से भरपूर है, जिसमें जंगली हाथी जंगली छोटे रिछ चीते और बाघ रहते हैं। इसके बेंगलोर और मैसूर दो प्रमुख शहर हैं।
जो स्वच्छ, दिल को खींचने वाले और बहुत सारे सुंदर बाग बगीचों और पार्कों से भरपूर है। उत्तरी भारत में पाए गए शिलालेख ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के हैं। ये शिलालेख सम्राट अशोक के शासनकाल के ऊपर रोशनी डालते हैं। जैसे 13वें शिलालेख में लड़ाई की निंदा की गई है। उसमें कहा गया है, धर्म की जीत के अलावा और कोई जीत सच्ची नहीं है। और 10वें शिलालेख में कहा गया है कि राजे का सच्चा गौरव अपनी जनता की नैतिक उन्नति के लिए की गई सहायता के ऊपर निर्भर करता है। और 11वें शिलालेख में कहा गया है, सच्चा तोहफा किसी भौतिक वस्तु के भेंट करने का नहीं बल्कि सच्चाई के दान में है, मतलब सच के प्रसार में मौजूद है। और छठे शिलालेख में कहा गया है कि हरमन प्यारा राजा वो होता है जो परोपकार से संबंधित किसी भी योजना से विचार विमर्श करने पर अपने लोगों को दिन रात मिलने के लिए तैयार रहे। और आगे वो सम्राट अशोक के बारे में बता रहे हैं कि वो प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, जिसने सिकंदर द्वारा भारत में रखी गई फौजों को तहस नहस कर दिया था। और आगे वो बता रहे हैं कि विश्व की सबसे ऊंची अखंड पत्थर की मूर्ति है मैसूर रियासत में, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, और जिसको जैनियों ने 1883 में एक विशाल चट्टान को तराश कर बनाया था। तो साथियों, इसके साथ ही हमारा आज का ये स्वाध्याय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपने इतने सब्र शांति प्रेम से मुझे सुना, आपका बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया। अगर आपको मेरा स्वाध्याय पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।